हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन इसकी विशेषताओं का अध्ययन करने से पूर्व हम इसके बारे में थोड़ा परिचय जानेंगे। अगर हम ब्रिटेन के परिचय की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप समूह है जिसकी अवस्थिति 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य से है। इसका क्षेत्रफल 2,44,108 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात हमारे राजस्थान राज्य के क्षेत्रफल का मात्र 2/3 है। आकार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इसका विश्व में 75वां स्थान है। लेकिन यदि हम जनसंख्या के घनत्व में इसकी बात करते हैं तो यह चौथा स्थान रखता है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड के राज्य सम्मिलित हैं। इसमें इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन का मुख्य प्रदेश है तथा सदा से इस देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा है। यदि हम ब्रिटेन के शासन की बात करें तो यहाँ का जो शासन है वो क्रमिक विकास का परिणाम है, जिसकी जड़ें इतिहास में बड़ी गहरी हैं। फ्रांस, रूस, चीन की तरह ब्रिटेन में कभी भी कोई सफल हिंसात्मक राज्य क्रांति नहीं हुई, इसलिए संविधान के विकास की श्रृंखला वहाँ कभी अकस्मात टूटी भी नहीं। यदि हम इसके नागरिकों के चरित्र की बात करें तो इनका अपना खुद का राष्ट्रीय चरित्र है। ब्रिटिश नागरिकों में बुनियादी बातों के संबंध में कंसेंस पाया जाता, मतैक्य पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो प्राचीनतम संविधान है और इसको हम संविधानों की जननी भी कह सकते हैं। विभिन्न चरणों को पार करते हुए ब्रिटेन का जो संविधान बना है वो किसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि यह एक तरीके से विवाद का विषय ही है कि क्या अंग्रेज़ों के पास कोई संविधान है या नहीं है। यदि है तो वो दिखता क्यों नहीं है। जैसा कि अमेरिका के थॉमस पेन ने इसी मत का समर्थन किया है। उनके अनुसार किसी संविधान को वास्तविक कहे जाने के लिए आवश्यक है कि उसे लिखित रूप में दिखाया जा सके, और चूंकि इंग्लैंड ऐसा नहीं कर सकता अतः उसका कोई संविधान नहीं है। थॉमस पेन ने एक बार बर्ग से पूछा था कि क्या श्रीमान बर्ग इंग्लैंड के संविधान को प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि संविधान नाम की कोई वस्तु न तो है और न कभी पहले थी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि संविधान लिखित ही हो। यदि संविधान का अर्थ संस्थाएं हैं और वह कागज नहीं जो उसका वर्णन करता है तो ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ, परंतु उसका विकास हुआ है और वह कोई कागज नहीं है। इसी प्रकार से मुंडो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान संस्थाओं, सिद्धांतों तथा व्यवहारों का जटिल मिश्रण है। यह अधिकार पत्रों, विधिक, न्यायिक निर्णयों, प्रचलित नियमों, पूर्व दृष्टांतों, आचरणों और रीति रिवाजों का मिश्रण है। यह एक प्रलेख नहीं बल्कि सैकड़ों प्रलेखों का संग्रह है। ये स्रोत नहीं है बल्कि सैकड़ों से बना है। तो हम कह सकते हैं कि यदि संविधान का अर्थ हम औपचारिक अभिलेख से लें जिसे एक निश्चित समय में और निश्चित सभा ने बनाया है तो ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है। लेकिन यदि संविधान का तात्पर्य उन समस्त नियमों, सिद्धांतों, अधिनियमों, अभिसमयों और परंपराओं से लिया जाए जिनके अनुसार देश में राजनीतिक और शासनिक गतिविधियां जारी रहती है तो ग्रेट ब्रिटेन में एक संविधान है। अब बात करते हैं हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं की। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि यहाँ का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। जैसा कि अभी हमने देखा है कि ब्रिटेन के संविधान की कार्यविधि को कंजर्वेशन या रूढ़ियों ने बहुत अधिक प्रभावित किया है, इसलिए बहुत से लोग ब्रिटिश संविधान को अलिखित ही मानते हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो ब्रिटिश संविधान पूर्णतः नहीं बल्कि अधिकांशतः लिखित है। इसका कुछ भाग लिखित भी है, जैसे मेग्ना कार्टा अधिनियम 1215, अधिकार याचना पत्र 1628, संसदीय अधिनियम 1911
तो इस प्रकार से कुछ इसका भाग लिखित है और बाकी का अलिखित है। इसी प्रकार से यहाँ का जो संविधान है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, या लचीले संविधान का मतलब होता है कि जो आसानी से परिवर्तनशील हो सके, जिसे में सरलता से हम संशोधन कर सके। और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो इसमें संशोधन करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार कानून पारित किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक बड़े पैमाने पर इसमें संशोधन हो जाता है। जैसा कि C.F. स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान की विशिष्ट शक्ति उसकी पुरातनता में नहीं, जितनी कि उसकी नमनीयता में है, जिसके बिना प्राचीन संविधान नाम में भी बहुत पहले उसी तरह लुप्त हो जाता है जैसे वह बहुत कुछ अंशों में तथ्य रूप में लुप्त हो गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। चूँकि इंग्लैंड छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों में बटा हुआ नहीं है, इसमें शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग भी नहीं होता है। यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था अर्थात शासन की समस्त शक्तियाँ केवल एक ही राष्ट्रीय सरकार में निहित हैं। सारे देश का शासन एक ही स्थान से चलता है और सारे देश के लिए एक ही कार्यपालिका, एक ही न्यायपालिका और एक ही व्यवस्थापिका है। इंग्लैंड में संघात्मक राज्यों के समान दो प्रकार की सरकारें, केंद्रीय और राज्य, नहीं होती है। इंग्लैंड में राजनीतिक शक्तियों का इस दृष्टि से केंद्रीकरण है और केंद्रीय सरकार ही शासन की समस्त शक्तियों का संचालन करती है। ये बात अलग है कि वह शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शक्तियाँ स्थानीय प्रशासन को दे देती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है संसदीय सरकार। इसका अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना होगा कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। यदि हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो संसदीय सरकार वहाँ उसे कहते हैं जहाँ की व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है और संसद में जिस दल का बहुमत होता है उसी दल की सरकारें बनती हैं और वो तब तक कार्य करती हैं जब तक कि संसद का उस पर विश्वास रहता है। यदि संसद का विश्वास खो देती है तो उस सरकार को त्यागपत्र देना होता है। तो हम सभी जानते हैं कि वास्तव में संसदात्मक प्रणाली का जन्म ब्रिटेन में ही हुआ है। जैसा कि मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संसद सभी संसदों की जननी है। अन्य देशों की व्यवस्थापिकाओं सभाओं को चाहे किन्हीं नामों से पुकारा जाए, परंतु उनका पैतृक उद्गम या कुल एक ही है। और जैसा कि हम देखते हैं कि संसद के बहुत सारे देशों ने ग्रेट ब्रिटेन की संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया भी है और जिनमें हम देख सकते हैं कि जैसे भारत ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, न्यूजीलैंड आदि ने। अब बात करते हैं हम सोवरेनिटी ऑफ रूल या संसद की प्रभुसत्ता। संसद की सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब है कि इंग्लैंड में सर्वोच्च सत्ता का जो निवास है वो संसद में है। कैसे है? क्योंकि ब्रिटेन की संसद संसार की समस्त संसदों से शक्तिशाली है। यहाँ की संसद कुछ भी कर सकती है, संसद जो चाहे कर सकती है और मनुष्यकृत कानून द्वारा जो परिणाम प्राप्त है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि डाइसी ने कहा है कि कानून की दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता संसद की सर्वोच्चता है। संसद की शक्ति इतनी सर्वोच्च है कि उसको व्यवस्थापन द्वारा भी सीमित नहीं किया जा सकता। संसद जो भी कानून बना देती है वह अंतिम है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय इसे अवैध घोषित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि यहाँ की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त जो चाहे वो कर सकती है। नेक्स्ट हम लेते हैं कानून का शासन, द रूल ऑफ लॉ। कानून के शासन से क्या अभिप्राय है? तो हम इसमें दो बातें देखते हैं।
एक तो कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे कि डाइसी ने कहा है कि इसमें 3 बातों पर प्रकाश डालते हैं। जैसे सभी व्यक्ति जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनको कानून के उल्लंघन के लिए दंड दिया जा सकता है, किसी और बात के लिए नहीं दिया जाता। दूसरी बात, कानूनी समानता अथवा सभी वर्ग के लोगों को साधारण न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त देश के साधारण कानूनों के अधीन ही दंड दिया जा सकता है। तीसरा, लोगों के अधिकार व उसकी स्वतंत्रता के लिए स्वयं उन न्यायिक निर्णयों द्वारा होता है जो कानून के शासन व संविधान के अभिन्न अंग बनाए जाते हैं। सरल अर्थों में अगर हम बात करें तो कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य है कि चाहे कोई व्यक्ति, चाहे वो पियोन हो, चाहे ऑफिसर्स हो, अगर कानून का समान रूप से उल्लंघन करता है तो उनको दंड भी समान दिया जाना चाहिए। दूसरी बात है कि कानून का सभी को समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट हम देखते हैं संवैधानिक राजतंत्र। इसका तात्पर्य क्या होता है कि ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई है, अर्थात इंग्लैंड में पैतृक तथा सीमित राजतंत्र दोनों ही पाए जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्व में सम्राटों की शक्ति निरंकुश थी और वे स्वेच्छाचारी आचरण करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उसके मंत्री करते हैं। सम्राट के पास तो व्यवहार में 3 शक्तियाँ हैं, पहली सलाह देने की, दूसरी चेतावनी देने की और तीसरी प्रोत्साहित करने की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है द्विसदनीय बाइकैमरल सिस्टम या द्विसदनीय पद्धति या व्यवस्थापन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है, निम्न सदन और उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर हाउस ऑफ जो कॉमन्स है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर यहाँ चुनाव किया जाता है, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर बाइकैमरल सिस्टम पाया जाता है। इसी प्रकार से ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर भी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है कि जो सैद्धांतिक रूप में दिखाई देता है वो वास्तविक में नहीं है। कहा जाए तो यह इसकी एक ऐसी विशेषता है जो कहीं और नहीं पाई जाती। जैसे कि यहाँ पर एक ही क्षेत्र में अंतर नहीं दिखाई देता, वरन बहुत से क्षेत्रों में दिखाई देता है। कहने को तो ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है, लेकिन राजा के नाम पर ही सारा शासन होता है, लेकिन व्यवहार में राजा एक मात्र कठपुतली टाइप है। जैसा कि बेजोट ने कहा है कि यदि संसद के दोनों सदन महाराजा के मृत्यु आदेश को पारित करके उसे उसके पास भेज भी दें तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। इसी प्रकार से डी लॉन्ग ने कहा है कि ब्रिटिश संसद, मंत्रिमंडल और ब्रिटिश जो संसद है उनके परस्पर जो संबंध है वो दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन व्यवहार में कॉमन सभा तो केवल आलोचना का मंच है, क्योंकि मंत्रिमंडल संसद का उत्पादन है, लेकिन उसे इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह अपने उत्पादनकर्ताओं को भी समाप्त कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि व्यवस्थापिका या संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल का निर्माण व्यवस्थापिका अर्थात संसद में से किया जाता है, लेकिन शक्ति की दृष्टि से देखिए तो मंत्रिमंडल ज़्यादा शक्तिशाली होता है अपेक्षाकृत उसके उत्पादनकर्ता संसद। इसी प्रकार से यहाँ पर नागरिकों को नागरिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जिन्हें हम सिविल राइट्स कहते हैं। और यहाँ पर द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, बाई पार्टी सिस्टम है। बाई पार्टी सिस्टम होने के कारण यहाँ पर देखा जाए तो 2
दो दल ही प्रमुख है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर दूसरे दल नहीं है, लेकिन दो दल ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता भी है, लेकिन न्यायपालिका का जैसा भी आपने देखा था कि न्यायपालिका अगर संसद कोई कानून बना देती है तो न्यायपालिका भी उसको अवैध घोषित नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थात न्यायिक सर्वोच्चता के स्थान पर यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। धन्यवाद।